गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 92 नंबर वीडियो हमारी चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने 12.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं 12.2 पर। तो देखिए क्वेश्चन इसके भी सिंपल ही हैं, पर थोड़ी सी सिचुएशन पर ध्यान रखना है। जैसे 12.1 में कुछ सिचुएशन थी, उनके बारे में मैंने बताया था कि कोटि कैसे निकाल रहे हैं, घात कैसे निकाल रहे हैं ना, उसी सिचुएशन को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन आई, और दूसरी कंडीशन क्या है, पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि वक्र कुल y बराबर ax प्लस बी अपॉन एक्स, ये दे दिया है ना। b अपॉन एक्स के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब अवकल समीकरण निकालनी है, लेकिन एक कंडीशन देखिए, क्या काम हम करने वाले हैं इसके अंदर। पहले इसका प्रोसेस समझ लें, उसके बाद फिर तो ये लगभग 5 सवाल हैं, शायद कितने हैं, 5 है। ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें घुमाव नहीं है। तो ये सिचुएशन जब हमारे पास आती है तो हम क्या काम करते हैं कि इसमें देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो एक जैसी कंडीशन पे हैं, है ना, एक जैसी कंडीशन के हैं। तो उस एक जैसी कंडीशन को अगर मुझे ऐसा कहीं लगा कि भाई ये सवाल एक जैसा होने वाला है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा उसको, है ना। तो क्योंकि नॉर्मल काम है और ये पूरी 12वीं में यही सिचुएशन चलेगी। एक पैटर्न ले लिया और पूरी प्रश्नावली उसी पैटर्न से हो जाएगी। तो जहाँ मुझे लगेगा कि भाई थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है या एक जैसे ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो उनको मैं छोड़ दूंगा, उनको आप खुद करेंगे। अब इसको देखिए, स्टार्टिंग हम यहीं से कर रहे हैं नंबर 1 से, कि वक्र कुल की बात आई। सबसे पहले तो यही समझना है कि वक्र कुल क्या होता है। वक्र का मतलब मैंने आपको 11वीं प्रश्नावली में बताया था और 11वीं क्लास में भी बताया था कि वक्र का मतलब कोई भी घूमी हुई आकृति, कोई भी आकृति जिसमें भी हल्का सा भी कहीं घुमाव आ जाएगा वो वक्र की श्रेणी में चली जाएगी। चाहे वो व्रत होगा तब भी उसको वक्र बोलेगा, परवलय है तब भी उसको वक्र बोलेगा, दीर्घवृत्त है तब भी वक्र बोलेगा। तो कोई भी आकृति जिसमें भी कहीं भी कोई घुमाव है वो किस में जाएगा, वक्र के अंदर जाएगा। बाकी वक्र कई प्रकार के हो जाते हैं, तो उसमें व्रत आ जाता है, दीर्घवृत्त आ जाता है, परवलय आ जाता है, परवलय के 4 प्रकार आ जाते हैं, अति परवलय आ जाता है ना। ये सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि वक्र के साथ में कुल लगा हुआ है। कुल का मतलब जनरली जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो कुल को, कुल मतलब टोटल समझते हैं, है ना। कुल मतलब टोटल, जोड़ करना है, उनके दिमाग में यही बात आएगी कि कहीं पर भी कुल आ जाता है तो इसका मतलब जोड़ कर दो, टोटल निकाल दो। तो यहाँ पर हम कोई संख्यात्मक मान थोड़ी लेके चल रहे हैं जो कुल का आप अर्थ टोटल ले लेंगे। एक कुल का और अर्थ होता है, कुल का अर्थ परिवार भी तो होता है ना। कुल का अर्थ कुटुंब, परिवार। तो वक्र कुल का मतलब है वक्र का परिवार। अब वक्र का परिवार कहाँ से आएगा भाई, वक्र के मम्मी पापा कौन होते हैं, दादा दादी कौन होते हैं। पहले तो अब ये सिचुएशन आएगी दिमाग में कि वक्र कुल, कुल का मतलब परिवार, परिवार का मतलब एक जैसे वक्रों का पूरा संग्रह, तो वो उसका परिवार कहलाएगा। जैसे अभी मैं सिचुएशन लेता हूँ कि मान लीजिए, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कि कोई व्रत है और उस व्रत, कोई भी व्रत हम बनाते हैं तो व्रत के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो उसका केंद्र, है ना, वक्र बना रहे हैं यानी कि कोई व्रत बना रहे हैं, व्रत की बात कर रहे हैं। अगर हमने कोई व्रत बनाया तो व्रत बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसके केंद्र की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा उसकी त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी त्रिज्या उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई या इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि केंद्र को तो हम कांस्टेंट कर दें, यानी जो मूल बिंदु पे इसका केंद्र बन रहा है वो तो कांस्टेंट हो गया, वो तो फिक्स हो गया, जिसको आप कहते हैं संकेंद्रीय व्रत, है ना। व्रत का केंद्र एक ही हो जाए और त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएं तो बहुत सारे व्रत बनेंगे। कुछ व्रत इससे छोटे भी बनेंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, कुछ वक्र इससे बड़े भी बनेंगे, इस तरह का आ जाएगा। ये सिचुएशन तैयार हो रही है। तो जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ेगी व्रत बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी जो इसका व्रत है, व्रत का जो क्षेत्र है वो कम होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे व्रत बन जाएंगे, और अकेली एक सिचुएशन नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन है। तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे कि भाई कोई मान लीजिए केंद्र यहाँ पे है, एक व्रत यहाँ बन गया, फिर इसकी त्रिज्या बढ़ी, इसकी त्रिज्या बढ़ी, इसकी त्रिज्या बढ़ी। इस तरह से किसी भी क्षेत्र में, किसी जगह पर भी व्रत का केंद्र तो कहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, किस अक्ष पर चल रहा है, किस जगह पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बात है कि हमने केंद्र को तो कांस्टेंट कर दिया और त्रिज्या को लगातार बढ़ाते चले गए,
तो संकेंद्रीय वृत्तों का एक परिवार बन जाएगा, एक संग्रह बन जाएगा, और उसी परिवार को हमने नाम क्या दे दिया, वक्रकुल। अगर यही सिचुएशन हम परवलय के लिए लेते हैं, इसी टाइप के बहुत सारे परवलय बन जाते हैं। जैसे ये बन गया, मान लीजिए इस तरह का, ये भी तो एक परवलय होगा, है ना, ये भी एक परवलय होगा। फिर एक परवलय ये ले लिया तो ये भी एक परवलय है, एक परवलय ये ले लिया, ये भी आ रहा है। तो अब एक सिचुएशन हम ले रहे हैं और उस एक सिचुएशन के अनुसार इतने सारे परवलय बन जाएंगे। अब ये परवलय की चौड़ाई जो बढ़ रही है या घट रही है, ये किसके अकॉर्डिंग घट रही है, तो ये आपको पता है नाभिलंब के अकॉर्डिंग घट रही है ना। नाभिलंब अगर छोटा हुआ तो परवलय की चौड़ाई छोटी रहेगी, नाभिलंब अगर बड़ा हुआ, अगर इसी सिचुएशन पे और बड़ा हो गया, इसी सिचुएशन पे और बड़ा हुआ, फिर यहाँ से और बड़ा हुआ, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कि जितनी नाभिलंब की चौड़ाई होगी या नाभिलंब की लंबाई होगी, वही इसके पार्ट के लिए जिम्मेदार होगा। क्योंकि आपको ये पता है, जब हमने 11वीं प्रश्नावली की थी, और 11वीं क्लास में खैर इसकी पूरी डिटेल है ही, लेकिन 12वीं में मैंने आपको थोड़ा सा एक पार्ट बताया था कि जो नाभि का निर्देशांक होता है वो a और 0 होता है, याद आ रहा होगा अब, है ना। तो अगर नाभि की जो दूरी आ रही है वो इस शीट्स के साथ में a और 0 आ रही है, तो नाभिलंब की जो टोटल लंबाई आती है वो 4a हो जाती है। 2a ऊपर होती है, 2a नीचे होती है ना। 2a x अक्ष के ऊपर यानी y अक्ष की प्लस की दिशा में, और 2a y अक्ष के माइनस की दिशा में। तो दोनों का जब जोड़ करेंगे तो 4a आता है, और यही 4a इसकी चौड़ाई के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये जो एक संग्रह बना, अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो कि वक्रकुल का मतलब क्या होता है। वक्रकुल का मतलब वक्र का कोई टोटल नहीं करना, कोई जोड़ नहीं करना, हमें क्या करना है, वक्रों का एक परिवार देखना है, वक्रों का एक संग्रह देखना है, और इसी चीज़ को नाम क्या दे दिया, वक्रकुल। अब ये जो वक्रकुल है ये भी कोई वक्र होगा ना, कोई सिचुएशन बन रही होगी, कोई वक्रकुल होगा, इसका आपको अवकलन करना है। अवकलन कितनी बार करना है, अवकलन करना है उतनी बार जितने इसमें कांस्टेंट आ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। कितनी बार अवकलन करेंगे, जितने कांस्टेंट आ रहे हैं ना उतनी बार अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर दो कांस्टेंट आए, a आया और b आया, तो आप इसका 2 बार अवकलन करेंगे। फिर सिचुएशन ध्यान में रखनी है, ये इसका मेथड है काम करने का, कि 2 बार अवकलन करिए, और दोनों बार अवकलन करने के बाद जो लास्ट आंसर हमारा होगा उसके अंदर ये a और b नहीं होने चाहिए। ठीक है, लास्ट आंसर जो होगा ना, लास्ट में जो जहाँ पर छोड़ेंगे इस आंसर को, उसके अंदर ये a और b नहीं होने चाहिए, या अगर गलती से आ भी गए हैं तो उनको किसी भी तरह से उसको रिप्लेस करिए, मान वान रख के कुछ भी करके उस a और b को हटा दीजिए। तो ये सिचुएशन हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल जब हम हल करते हैं तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये y बराबर x, एलसीएम आ गया तो ax² प्लस b, x को यहाँ भेज दिया, xy बराबर ax² प्लस b, ये नंबर 1 डाल दिया। और इसका अब देखिए a और b आ रहे हैं, 2 कांस्टेंट हैं, जब 2 कांस्टेंट है तो हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे, है ना। तो यहाँ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये u इंटू वी बन रहा है, 2 पद हैं, दोनों पदों का गुणा हो रहा है, तो u इंटू वी के हिसाब से पहले पद को छोड़ दिया, x को छोड़ा, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस फिर y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 आया बराबर, a छोड़ दिया कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो 2x आ गया प्लस b, अब b कांस्टेंट है ना, तो b का क्या हो गया 0। अब देखिए इस विधि का यूज़ किया हमने, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे अवकलन करते तो हमें b भी प्राप्त हो जाता और a भी प्राप्त होता, कोई भी कांस्टेंट नहीं हट रहा था, लेकिन हमने एलसीएम करके काम किया तो b अकेला हो गया और इस सिचुएशन पे b खत्म हो गया, है ना, 0 हो गया। अब अगली स्टेप हमारी रहेगी कि हम इसमें से a को भी हटाएं, तो पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2ax, और ये नंबर 2 हो गया। फिर 2 बार अवकलन करना है क्योंकि 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर
पुनः अवकलन किया तो क्या आ जाएगा, ये u इंटू वी बन रहा है, x को छोड़ दिया dy बाई डी एक्स का, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, प्लस y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो गया बराबर 2ax का 2a हो जाएगा। 2ax का क्या हो गया, 2ax का तो 1 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक का काम हमारा फिनिश। फिर इसके बाद देखिए अब अवकलन नहीं करना है आगे, है ना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हम 2 बार अवकलन करते हैं बस। a और b 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार अवकलन हो गया और 2 बार कंप्लीट हो गया, अब नहीं करना है। लेकिन लास्ट आंसर जो हमारा ये वाला आया है उसमें 2a आ रहा है, a आया हुआ है और हमारी सिचुएशन क्या है, a इसमें नहीं आना चाहिए। जब a नहीं आना चाहिए तो फिर क्या करेंगे, इस हटाना पड़ेगा, तो ये 2a हटाना पड़ेगा। अब 2a हटाएंगे तो कहाँ से हटेगा 2a, 2a को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे नंबर 2 का। अब समीकरण नंबर 2 से अगर हम 2a का मान निकालते हैं तो ये x इसके नीचे आएगा ना, बटे में आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण, इसको तो डाल दीजिए नंबर 3 और समीकरण 2 से 2a बराबर, आप देखिए समीकरण 2 से 2a का मान निकालना है तो x को हटा के इसके नीचे भेजेंगे, x का भाग होगा, x से x कट गया, बचा क्या, dy बाई डी एक्स, फिर x का भाग इसमें हुआ तो प्लस में y अपॉन एक्स। तो समीकरण 2 से 2a बराबर dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स, है ना, प्लस y अपॉन एक्स को समीकरण 3 में रखने पर, को समीकरण 3 में रखने पर क्या मान आता है, अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाता है x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये dy बाई डी एक्स है, 1 से गुणा होगा तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, ये dy बाई डी एक्स और ये वाला भी dy बाई डी एक्स, दोनों को मिला दिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2dy बाई डी एक्स बराबर। अब 2a की जगह पे मान रखना है, जब 2a की जगह पे मान रखेंगे तो ये वाली सिचुएशन है, निकाल चुके हैं मान को, यहाँ रख दीजिए। तो 2a की जगह पर आ गया dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स। इस dy बाई डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं तो इसमें से कटेगा, है ना, यहाँ पे 2 हैं, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस y अपॉन एक्स हो जाएगा, बस लिख दिया। और यही आंसर है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आता है, 1 कम हो गया इसमें से तो dy बाई डी एक्स बच गया और इसको इधर भेज दिया तो माइनस y अपॉन एक्स हो गया और बराबर 0 हो गया। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। चाहें तो इसमें एलसीएम और भी ले सकते हैं, अभी x का एलसीएम ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा बराबर 0। चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस y बराबर 0, ये भी आंसर माना जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 स्थितियाँ हमारे पास आती हैं, चाहे अब आपकी इच्छा है ये आंसर लेते हैं, ये आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसको नोट करिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 अगला है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को, और जैसे ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती थी तो जैसे जनरली क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछ लेते थे तो उन्हीं सिचुएशंस को मैं यहाँ आपके सामने शेयर कर देता हूँ। कि एक बच्चे ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ए स्क्वायर आ रहा है ना, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो कांस्टेंट आ गया 2 बार ए और ए, तो क्या हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे या 1 बार करेंगे। तो जनरली बच्चों के दिमाग में इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है उनको।
तो अब पहले तो ये देखिए कि भाई वक्र है कैसा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कौन सा वक्र है ये? वक्र बोलेगा, सब में वक्र बोलेगा। तो ये स्थिति क्या है? ये एक वृत्त की स्थिति है ना, वृत्त की स्थिति है। और वृत्त का केंद्र क्या हुआ? मूल बिंदु पर, और त्रिज्या ए आ रही है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। वक्त ये जो इसका कांस्टेंट है वो तो एक ही है ना। अगर ए होता बी होता तो दूसरा माना जाता। अगर ए पे 2 पावर है, 4 पावर है, 10 पावर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एक ही कांस्टेंट माना जाएगा। ए का मतलब एक ही कांस्टेंट है। दूसरा होता तो यहाँ पे बी होता। ठीक है, ये स्थिति आपको थोड़ा समझनी है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हल्का सा भी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो इसको डाल दीजिए नंबर 1। अब देखिए कितने कांस्टेंट हैं? एक कांस्टेंट है। जब एक कांस्टेंट है तो कितनी बार अवकलन होगा? एक बार होगा। एक बार अवकलन करना है और आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, y स्क्वायर का क्या होगा? 2y, y का क्या होगा? dy बाई dx और बराबर 0। a स्क्वायर तो सेपरेटली कांस्टेंट हो गया ना, तो जब सेपरेटली कांस्टेंट हो रहा है तो उसका आंसर 0 होगा। तो ये कंप्लीट 0 हुआ और आंसर, अब वैसे तो खैर नॉर्मल है, ये यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर जो हमें दिख रहा है वो काम भी कर सकते हैं कि 2 को कॉमन निकाल लिया और 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर आया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको हटा के उधर भेज दिया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आंसर कंप्लीट। आप चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स का अलग से मान निकाल सकते हैं कि x को उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, है ना, तो कर सकते हैं ये पक्षांतरण वगैरह। तो ये नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिर अब देखिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी नॉर्मल है, कोई ख़ास काम है नहीं इसमें। ठीक है, इसी तरफ से जैसे इसमें आ रहा है कि भाई ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, 2 बार ए और बी आ गए ना, तो 2 बार अवकलन करना है। 2 बार अवकलन करने के बाद उसको हल कर देना है। तो ये काम आपको करना है। देखिए नंबर 4 हम यहाँ कर रहे हैं और नंबर 3 को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना, उसमें आप देख लेना। तो उसके बाद नंबर 4 पे आइए। अगर ना हो तो पहले तो कोशिश तो यही करनी है कि आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो ग्रुप में शेयर हो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पे आइए। y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x, फिर a cos x और b sin x, ये कंडीशन आई है हमारे पास। का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए तरीका वही है, a आ रहा है और b आ रहा है, तो कांस्टेंट कितने आए? 2 कांस्टेंट आ गए। जब 2 कांस्टेंट आ गए तो हमें 2 बार अवकलन करना है। 2 बार अवकलन करिए और सिंपल तरीके से इसको हल कर दीजिए। तो नंबर ये जैसे e की पावर x आ रहा है, e की पावर x और एक ये वाला पद, ये u इंटू वी से चल रहा है। अब u इंटू वी के हिसाब से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी आ रहा है, e की पावर x। अब इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन करते हैं। तो a तो है ही, cos x का करेंगे तो माइनस साइन x हो गया, फिर प्लस b है और साइन x का cos x हो गया, फिर प्लस, अब इस वाले को छोड़ दिया तो a cos x प्लस b sin x, इनको छोड़ दिया और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, e की पावर x और a cos x b sin x, तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? ये y के बराबर ही तो बन रहा है ना, तो ये y बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x
और प्लस y, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ये वाला मान हमने रख दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा सा अवकलन, ये नंबर 2 डाल दीजिए इसका, समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आता है, इसका अवकलन तो d2y/dx² बराबर e की पावर x, ठीक है, माइनस a ऐसे ही छोड़ देंगे, sin x का cos x हो गया, फिर b को छोड़ दिया cos x का माइनस sin x, तो यहाँ पर माइनस sin x हो गया, और y का dy/dx। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, कोई ख़ास काम है नहीं, माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही माइनस कॉमन आता है ये e की पावर x, a cos x, b sin x बन जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं, d2y/dx², ये इधर आ गया तो माइनस dy/dx हो गया, बराबर माइनस कॉमन निकाल लिया e की पावर x, और यहाँ से बच गया a cos x प्लस b sin x, है ना। अब ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, e की पावर x, a cos x, b sin x, ये क्या बन गया, ये बन गया y, है ना, समीकरण 1 से ये y के बराबर है तो माइनस y बन गया ये, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाता है अगली स्टेप पे d2y/dx² और माइनस dy/dx माइनस dy/dx, है ना, ये माइनस y बराबर माइनस y, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इस y को भी इधर भेज दें तो d2y/dx² माइनस dy/dx, और ये माइनस y इधर आता है तो ये प्लस y बराबर 0 हो जाएगा, कंप्लीट, और ये हमारा आंसर हो गया। तो जितने कांस्टेंट आएंगे उतनी बार अवकलन, है ना, और लास्ट जो आंसर हमारा होगा उसमें ये कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, उसमें ये a और b नहीं होने चाहिए, ये स्थिति हमारी बन जाती है। तो यहाँ तक का हमारा ये मैटर कंप्लीट होता है, ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्रकुल y बराबर, बिल्कुल सिंपल है, कोई ख़ास काम नहीं, वक्रकुल y बराबर a cos x प्लस b, है ना, जहाँ a और b स्वेच्छ अचर हैं तो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हल्की सिचुएशन है, कोई ख़ास काम है नहीं, तो क्या काम कर लेंगे इसमें, आप इसमें नंबर 1 डाल दिया। अब आप ये देखिए कि कितनी बार अवकलन हुआ है, मतलब कितनी बार कांस्टेंट आया है, तो इसमें a कांस्टेंट आया, b कांस्टेंट आया, मतलब 2 बार कांस्टेंट आ रहा है। तो जब 2 बार कांस्टेंट आएगा तो क्या कंडीशन लेंगे कि dy/dx, पहले यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू बन जाती है dy/dx बराबर, ये तो है ही कांस्टेंट है, cos थीटा, ये थीटा है पूरा, तो cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन x, ये हो जाता है, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई मैटर है ही नहीं उसका। फिर नंबर 2 पे इसको नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण 2 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या सिचुएशन है इसमें आता है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx² माइनस a ऐसे ही रहेगा साइन x का cos x, सही है, cos x हो गया। अब देखिए भाई लास्ट हो गया, 2 बार अवकलन करना था, 2 बार अवकलन कर चुके, लेकिन दोनों बार अवकलन करने के बाद भी जो हमारा ये a और b है ये हटा ही नहीं, जब नहीं हटा तो कोई बात नहीं, ये वाला जो मैटर है ये बिल्कुल सेम टू सेम देखिए फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो ये d2y अपॉन dx² बराबर माइनस y हो जाएगा, किसके कारण, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से ये मान रख दिया, इसको इधर भेज देते हैं, तो dy बाई dx d2y अपॉन dx² बराबर इधर आ जाएगा, ये प्लस हो गया y बराबर g, ठीक है। तो ये हमारा 12.2 का मैटर कंप्लीट हुआ। अब हम सेम यही सिचुएशन लेते हुए काम करेंगे और 12.3 फिर नेक्स्ट वीडियो पे की जाएंगी। जब तक अगर आप 12.3 करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, कोई ऐसा मैटर है नहीं करने लायक, इसी टाइप से ही होगा, उसमें भी यही काम करना है। बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिचुएशन हमको दी इसमें दे रखी है ना कि जो कांस्टेंट आ रहा है उसमें जितनी बार भी कांस्टेंट आ रहा है उतनी बार ही अवकलन करना है, और उस अवकलन को करने के बाद ये और ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो आंसर हमारा आएगा उसमें कभी भी ए और बी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन आपको करनी है।